नमस्कार, सभी का आपका स्वागत है अपने हिंदी मीडियम की कक्षा और जिसका अपना विषय है कंपनीज एंड नियम। तो देखिए, पिछले बार हमने देखा था संचालकों की नियुक्ति। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से संचालक, पूर्णकालीन संचालक भी होते हैं, प्रबंधकीय संचालक भी होते हैं। तो ये प्रबंधकीय संचालक क्या होते हैं और पूर्णकालिक संचालक क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है, अभी आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो फिर से एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड भी है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरी तरह से मालूम होना जरूरी होता है कि उसके लक्षण क्या है, किसे प्रबंधकीय संचालक माना जाएगा, किसे पूर्णकालिक संचालक माना जाएगा। और देखिए, सिर्फ एमसीक्यू का ही पेपर है इसलिए ध्यान नहीं देना, ऐसा मत समझो, क्योंकि यही आगे जाके आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी रहेगा। जब तक कि आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं होती है तब तक के हम लोग नहीं बोल सकते कि हमने उस विषय में कुछ तो भी ज्ञान प्राप्त किया है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो पूर्णतः करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग ये प्रबंधकीय संचालक क्या है। संचालक देखे थे कि संचालकों को नियुक्त करता है, इसलिए हमने अलग अलग चीजें भी देखी थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसने अपना नाम दिया है वो होता है। फिर पहला संचालक जिसने अपना नाम दिया है वो होता है। दूसरा संचालक जो है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है हर जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें संचालकों की नियुक्ति मेंबर्स के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा की जाती है। लेकिन जब हम लोग ये प्रबंधकीय संचालक की बात करते हैं तो हमें देखना है कि प्रबंधकीय संचालक और संचालक इसमें क्या अंतर है। चलो पहले हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 54 में बताई हुई है। उसके अनुसार प्रबंध संचालक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे, यानी प्रबंध संचालक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे क्या बोला है उन्होंने, कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के अंतर्गत, यानी जो व्यक्ति ने, जो संचालक ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या अनुबंध किया है वो, या कंपनी की सामान्य सभा में, देखिए कंपनी की सामान्य सभा में भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, या संचालक मंडल ने उसके लिए प्रस्ताव रखा है और जिसका एक्सेप्टेंस हो गया है, पार्षद अंतर्नियमों या अंतर्नियमों द्वारा। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिससे किसने किसने अधिकार दिया है या दिया जा सकता है वो देखिए, ये संचालक जो है ना, प्रबंधकीय संचालक, उसकी नियुक्ति जो है वो संचालकों के द्वारा की जाती है, ना तो शेयर होल्डर्स के द्वारा। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए आप लोग। लेकिन ये जो मैंने बताया हुआ है कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के अंतर्गत, यानी उन्होंने प्रबंधकीय संचालक को व्याख्या देते हुए ये बताया है कि जो ऐसे कार्य करता है उसे प्रबंधकीय संचालक कहते हैं। तो कार्य कौन से करता है वो, तो कार्य वो करता है जिसे कंपनी के साथ किए गए अनुबंध, यानी जब उसने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट में उसे बताया गया है कि आपको ये कार्य करने हैं, या कंपनी की सामान्य सभा में, या कंपनी की जब सामान्य सभा होती है तब बताया जाता है कि ये प्रबंधकीय संचालकों के ये कार्य होंगे, या फिर संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा। संचालक मंडल भी बताता है कि यदि एक प्रबंधकीय संचालक है तो उसके ये कार्य होंगे, उसके ये अधिकार होंगे, या फिर पार्षद अंतर्नियमों में या अंतर्नियमों में जिसके बारे में बताया गया हुआ है। प्रबंध व्यवस्था में व्यापक अधिकार दिए गए हुए हैं जो अन्यथा उस द्वारा प्रयोग नहीं किए हुए हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। ये क्या दी है व्याख्या। तो क्या समझे हम लोग कि ऐसे इनके द्वारा जिससे कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं कार्य करने के लिए, किसने किसने उसे अधिकार दिए हैं कार्य करने के लिए, उसने दिए है एक तो अनुबंध जो उसने कंपनी के साथ किया हुआ है, दूसरा सामान्य सभा में भी उसके लिए बताया गया है कि ये कार्य, ये अधिकार संचालकों को, यानी कौन से संचालक, प्रबंधकीय संचालकों को दिए जाएंगे, या फिर संचालक मंडल भी प्रस्ताव पारित करता है कि ऐसे ऐसे कार्य भी संचालक, प्रबंध संचालक के द्वारा किए जाएंगे, या पार्षद अंतर्नियमों में या अंतर्नियमों में।
जिसमें बताया है कि प्रबंध व्यवस्था में कंपनी का प्रबंध करने के लिए जो कार्य व्यापक अधिकार यानी उसे क्या दिए जाते हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते, सभी के सभी नहीं, व्यापक अधिकार दिए गए हुए हैं। इसलिए व्यापक बोला है, सभी नहीं बोला है, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार है कि जो अभी भी रखे हुए हैं, जिसका उपयोग पूरे के पूरे संचालकों के द्वारा हो सकते हैं। सिर्फ एक प्रबंध संचालक जिसके बारे में निर्णय या अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। यानी अगर उसे ऐसे एक आध व्यक्ति को ऐसे अधिकार इनके द्वारा दिए गए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक कहा जाता है। बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है। यानी अगर मुझे पता जानना है कि क्या ये प्रबंध संचालक है या नहीं है, तो मैं देखूंगी कि उसे जो प्राप्त अधिकार है, वो जो कार्य कर रहा है, वो इनके द्वारा उसे प्राप्त है या नहीं है, उसे व्यापक अधिकार दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। व्यापक अधिकार का मतलब ये होता है कि कंपनी के लिए नीतियाँ बनाना। नीतियाँ क्या है, जैसे इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना, कंपनी के लिए कौन सा कार्य अच्छा होगा, यानी कंपनी का प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसके बारे में जो डिसीजन लेता है उसे हम लोग प्रबंधकीय संचालक कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका उपयोग दूसरों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख कार्य है, निर्णय लेना, नीतियाँ बनाना, वो कार्य जिसके पास से सौंपा गया हुआ है उसे कहा जाता है प्रबंधकीय संचालक। तो अब हम लोग इसके लक्षण देखते हैं कि एक प्रबंधकीय संचालक कैसा होना चाहिए। बराबर है, सबसे पहले तो जरूरी है कि वो एक व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, अगर आपने प्रबंधकीय संचालक भी एक कृत्रिम व्यक्ति को रखा तो फिर उसके भी निर्णय लेने के लिए आपको और एक नैसर्गिक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी के लिए निर्णय लेने का अधिकार जिन्हें दिया हुआ है वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल भी नेचुरल व्यक्ति, यानी क्या होना चाहिए, नैसर्गिक व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए बोला है उसे व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति का समूह नहीं। वो कैसा होना चाहिए, व्यक्ति ही होना चाहिए। फिर संचालक ही प्रबंध संचालक हो सकता है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने देखा है, संचालक कौन होता है, संचालक सामान्यतः जो अंशधारी या जिसे हम लोग सदस्य बोलते हैं वो होना जरूरी होता है। बराबर है, लेकिन जब हम लोग प्रबंधकीय संचालक की बात करते हैं तो वो और क्या जरूरी हो गया, उसके लिए वो संचालक होना जरूरी है। यदि वो कंपनी में संचालक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो प्रबंधकीय संचालक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति संचालकों के एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके होती है और संचालक मंडल में से ही एक संचालक को प्रबंधकीय संचालक कह के कहा जाता है। फिर जैसे ही संचालक का पद समाप्त हो गया, समझ लीजिए कि उसने रिजाइन कर दिया, समझ लीजिए कि वो रिटायर्ड हो गया, समझ लीजिए वो दिवालिया हो गया, किसी भी कारण से यदि उसका कार्य समाप्त हो जाता है या पद समाप्त हो जाता है, किस रूप में, संचालक के रूप में भी अगर उसका कार्य समाप्त हो जाता है, पद समाप्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यानी जिसे हम लोग कहते हैं बिल्कुल भी उसका कौन सा पद रिक्त हो जाएगा, प्रबंध संचालक का भी पद समाप्त हो जाएगा। समझ में आया है? जैसे कि आप पहले संचालक हो, इसीलिए आपकी किसकी नियुक्ति की गई है, प्रबंधकीय संचालक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अब आप संचालक ही नहीं हो। जब संचालक ही नहीं है तो आप प्रबंधकीय संचालक नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, प्रबंधकीय संचालक के क्वालिफिकेशन क्या है, यानी उसके लिए क्या होना अनिवार्य है, उसे संचालक होना अनिवार्य है। जब वो संचालक ही नहीं रहा तो वो क्या प्रबंधकीय संचालक करके कार्य कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा है संचालक का पद समाप्त होता है तो प्रबंध संचालक का भी पद समाप्त हो जाता है। फिर क्या है, एक प्रबंध संचालक को प्रबंध की व्यवस्था में व्यापक अधिकार प्राप्त है जो अन्यथा नहीं होते। समझ ली कि वो एक सिर्फ संचालक के रूप में कार्य कर रहा होगा, तो संचालक के रूप में कार्य करता है तो उसे इतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं जितने कि प्रबंधकीय संचालक को दिए जाते हैं।
जैसे एक संचालक है तो जो नीतियां बनाई गई है उसका पालन करना संचालक का कार्य है, बराबर है। लेकिन वो नहीं बताता है कि ये नीतियां है, संचालक नीतियां नहीं बनाता है, नीतियों का पालन करता है। लेकिन एक प्रबंधकीय संचालक है, वो कंपनी से रिलेटेड यानी कंपनी से संबंधित ज्यादा से ज्यादा निर्णय लेने का अधिकार कौन रखता है? प्रबंधकीय संचालक, जो कि एक संचालक नहीं रखता। तो समझ में आया क्या है प्रबंधकीय संचालक? प्रबंधकीय संचालक वो संचालक है जिससे अधिकार प्राप्त होते हैं, व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो किनके द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं? तो ये चीजें हैं जिनके द्वारा उन्हें प्राप्त है अधिकार। देखा, जैसे हमने अनुबंध हो गया, सामान्य सभा हो गई, संचालकों ने उसको दिए हुए अधिकार अंतर नियमों में दिए हैं, पार्षद अंतर नियमों में उसे जो अधिकार दिए हैं, व्यापक अधिकार, और उस अनुसार वो अपना कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय संचालक। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है? वो एक संचालक होना जरूरी है, तभी उसकी प्रबंधकीय संचालक करके नियुक्ति हो जाती है। तो फिर अब मुझे ये बताइए कि एक प्रबंधकीय संचालक और एक पूर्णकालीन संचालक, इसमें क्या फर्क हो सकता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है पूर्णकालीन। पूर्णकालीन यानी क्या है? उसने अंशतः अपनी सेवा प्रदान नहीं करना है। उसने सेवा कैसे प्रदान करनी है? पूर्णकालीन यानी सिर्फ और सिर्फ उसने ये कंपनी का पूरे समय तक के ध्यान देना, कार्य संभालना जो संचालक करता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्णकालीन संचालक। देखिए, हमने और एक देखा था पिछले इसमें, जैसे मैंने आपको कहा था कि किसकी अपॉइंटमेंट और कितने कंपनियों में एक संचालक की नियुक्ति हो सकती है। तो हमने देखा था 20 से ज़्यादा कंपनियों में एक व्यक्ति को संचालक के रूप में कार्य करने की परमिशन नहीं है। तो ये प्रबंधकीय संचालक जो है वो पूर्णकालीन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर वो प्रबंधकीय संचालक पूर्ण रूप से एक ही कंपनी में सेवा देता है तो हम उसे कहते हैं पूर्णकालिक संचालक। लेकिन वो और अन्य जगह पे भी अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसने अधिकार इनके द्वारा प्राप्त किए हैं, तो वो प्रबंधकीय संचालक तो जरूर होता है, लेकिन पूर्णकालिक संचालक नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कि प्रबंध संचालक कि क्या होता है। ये पूर्णकालीन संचालक, पूर्णकालिक संचालक वो होता है जो सारा समय ध्यान यानी पूर्ण अपना समय जो है वो कंपनी के कार्यों के लिए देता है, अपना पूरा ध्यान जो है कंपनी के उन कार्यों में को करने में लगाता है जो उसे संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाते हैं। देखिए, हमने कहा था ना, ये इसमें देखा था ना हम लोगों ने कि उसे कहाँ से अधिकार प्राप्त है, तो उसे संचालक मंडल के द्वारा भी अधिकार प्राप्त है। और जो उसको अधिकार प्राप्त हुए हैं वो निभाने के लिए जो अपने पूर्ण समय पूर्ण ध्यान उन कार्यों को निभाने में लगाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक संचालक। समझ में आया? जब ये पूर्णकालिक संचालक होता है तो और अन्य किसी कंपनी में संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। एक जगह पे आप नौकरी कर रहे हो तो दूसरी जगह पे आप नौकरी नहीं कर सकते हो। तो ये जो है जनरली कंपनी का एम्प्लॉई कहा जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं संचालक, लेकिन क्या है, इन्हें दूसरी जगह पे अपनी सेवा प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इन्हें पूरा समय पूरा ध्यान इस कंपनी के लिए ही देना है। समझ में आया है? जिसे एक कंपनी में पूरा ध्यान देना है वो दूसरी कंपनी में अपना ध्यान नहीं दे सकता है। तो फिर ऐसे कौन से संचालक होते हैं जो पूर्णकालिक संचालक के रूप में कार्य करते हैं? जनरली देखिए, तकनीकी सलाहकार। तकनीकी सलाहकार क्या होते हैं? तकनीकी सलाहकार वो होते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो उनके पास होता है, और वो उस तरह की यानी कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, कौन से टेक्निक्स को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ये बताने के लिए भी कंपनी को ज़रूरत होती है संचालकों की। तो वो संचालक ये कार्य पे ऊपर ध्यान देते हैं। कंपनी की जो रोज के चलने वाली गतिविधियां हैं उन्हें देख के कहाँ पे कमियां हैं, हमें कहाँ पे सुधार करना चाहिए, इस तरह का सलाह देने वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो भी पूर्णकालिक, क्योंकि उन्हें वही कंपनी में ये सलाह देने का काम है। कानूनी सलाहकार, जैसे कि कंपनी है तो कई बार कितने तो भी केसेस
या उनके अगेंस्ट में फाइल होती है या उनको फाइल करनी होती है, या तो उन्हें कई चीज़ों का पालन करना पड़ता है। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें कंपनी बंद भी करवानी पड़े, बराबर है। फाइन तो हो ही सकता है। उनके यहाँ के जो प्रमुख जिसे हम लोग कहते हैं जैसे डायरेक्टर्स वगैरह प्रमुख व्यक्तियाँ हैं, उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। तो क्या कानून है, हमें क्या करना चाहिए, या किसी ने हमारे अगेंस्ट में कोई केस फाइल की है तो उसके लिए हमें क्या उत्तर देना चाहिए, या तो किसी ने हमारे साथ धोखाबाजी की है तो उसके ऊपर किस तरह से केस फाइल करनी चाहिए इसके बारे में पूरे सलाह देने का काम जो संचालक करते हैं वो कानूनी सलाहकार के रूप में पूर्णकालिक संचालक करके कंपनी में कार्य करते हैं। वैसे विक्रय प्रबंधक क्या होता है? विक्रय प्रबंधक यानी सेल्स मैनेजर, बराबर है। वो भी क्या है? पूर्ण रूप से अपना कार्य या पूर्ण समय अपना कंपनी के कार्य में लगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पूर्णकालीन सेवा हमें यानी कंपनी को लेनी जरूरी होती है और उन्हें संचालक के रूप में ही क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे लोगों को पूर्णकालिक संचालक कहते हैं। भले उसे हम लोग मैनेजर का नाम दें या हम लोग उसे डायरेक्टर का नाम दें, लेकिन अगर वो ऐसे कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णकालिक संचालक। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं और इसको आपको समझा के दे दूँगी। धन्यवाद।